ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं ये यूजीसी नेट जून 2026 सोशल वर्क का ये क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर है सेकंड, और हम लोगों ने लगभग यहाँ पर 51 से लेकर 70 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। और मैंने आपको बताया भी है कि कौन कौन से प्रश्न बेसिकली यूजीसी की तरफ से गलत आए हुए हैं। तो इसी क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग आगे देखेंगे पार्ट 2 में, इसमें देखने वाले हैं। और आज का पहला सवाल और क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा उद्धारात्मक सामाजिक आंदोलन का एक उदाहरण है। ठीक है, ये आपके सामने शब्द है उद्धारात्मक। पहले हमें जानना ज़रूरी है कि ये होता क्या है। ठीक है, उद्धारात्मक हम कहते किसको हैं। इसे अगर मैं आपसे कहूँ तो इंग्लिश में रेडेम्पटिव बोला जाता है। इसको बोला जाता है रेडेम्पटिव। ठीक है, इसका मतलब है व्यक्ति समुदाय को बुरी स्थिति या गलत प्रथा से निकालकर बेहतर स्थिति की ओर लाना। इसका मतलब यही है, मतलब कोई अगर व्यक्ति है या कोई समुदाय है वो बुरी स्थिति में है या गलत प्रथा में है तो उससे निकालकर बेहतर स्थिति में लाना दर्शाता है उद्धारात्मक सामाजिक आंदोलन, है ना। अब इस शब्द के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें पूछा है सामाजिक आंदोलन का कौन सा उदाहरण है। इसमें उद्धारात्मक सामाजिक आंदोलन का एक उदाहरण कौन सा हो सकता है। ठीक है, समुदाय के जीवन व्यवहार या सामाजिक स्थिति में परिवर्तन लाना और किसी विशेष समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान से उसको जोड़ना। ठीक है, वो कहलाता है उद्धारात्मक सामाजिक आंदोलन। अब जैसे सूचना का अधिकार है, ये गलत जवाब है, क्योंकि भारत में सूचना का अधिकार एक अधिनियम है जो 2005 में आया था। ये आप जानते हैं। इसका उद्देश्य है नागरिकों को सरकारी संस्थाओं में या उन संस्थाओं से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है और पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आरटीआई एक्ट है 2005 का। इससे पहले बेसिकली मजदूर किसान शक्ति संगठन आया हुआ था राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने सूचना के अधिकार के लिए महत्वपूर्ण जन आंदोलन का पार्ट किया था, तो वो अलग पार्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद एक नाम आता है बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति ये 1917 की है, रूस में हुई थी। इसका नेतृत्व करता थे व्लादिमीर लेनिन और इसका उद्देश्य था कि रूस की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में क्रांतिकारी और रचनात्मक परिवर्तन लाना। तो इसलिए ये भी उद्धारात्मक सामाजिक आंदोलन नहीं होगा, ना ही सूचना का अधिकार होगा। ठीक है, उसके बाद आता है नक्सलवाद आंदोलन। नक्सलवाद आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी क्षेत्र से शुरू हुआ था और शुरू हुआ था सन 1967 में, 1967 में। ठीक है, तो ये क्रांतिकारी आंदोलन का श्रेणी माना जाता है नक्सलवादी आंदोलन। तो ये भी उद्धारात्मक सामाजिक आंदोलन नहीं है। उद्धारात्मक सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत एजावा सामुदायिक आंदोलन, ये आपका करेक्ट माना जाएगा। ये केरल से संबंधित एक सामाजिक आंदोलन है, केरल से संबंधित। और मैं आपको बता दूं, श्री नारायण गुरु ने एजावा समुदाय सहित पिछड़े वर्गों के सामाजिक और धार्मिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, तो उद्धारात्मक सामाजिक आंदोलन का उदाहरण के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई नाम आता है तो वो है एजावा सामुदायिक आंदोलन, है ना। ये इसका सही विकल्प माना जाएगा। पहला यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 71 का, तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 दिया गया है ये विकल्प आपका सही माना जाएगा। व्यक्ति और समुदाय के जीवन और व्यवहार को, ठीक है, सकारात्मक परिवर्तन लाने की बात करता है
और समुदाय के सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान से चीज़ें जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 करेक्ट जवाब माना जाएगा इस प्रश्न का। और यूजीसी ने भी 4 दिया है, इन्होंने भी 4 का विकल्प का चुनाव किया है, तो ये कॉमन अंक सभी बच्चों को मिल जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 को लेकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? कहता है कि औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अनुसार किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियुक्त कोई भी व्यक्ति या अनुबंध का उल्लंघन करते हुए हड़ताल पर नहीं जा सकता है। ठीक है, हड़ताल पर नहीं जा सकता। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो आपने कौन से विकल्प का चुनाव करना उचित समझेंगे? चलिए मैं बताता हूँ। इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा, देखिए पहला ऑप्शन कहता है कि हड़ताल से पहले 60 दिनों के भीतर अपनी नियोक्ता को हड़ताल की सूचना दिए बगैर। ठीक है, पहले सवाल को समझना है कि औद्योगिक संबंध संहिता है ये 2020 के अनुसार इसने पूछा कि आप बताइए नियुक्त कोई भी व्यक्ति अनुबंध का उल्लंघन करते हुए हड़ताल पर नहीं जा सकता है, हड़ताल पर नहीं जा सकता है। ठीक है, पहली पॉइंट पर अगर मैं बात करता हूँ, उसमें कहा गया है नियोक्ता को हड़ताल की सूचना दिए बिना 60 दिनों के भीतर हड़ताल नहीं कर सकता है, अर्थात हड़ताल से पहले निर्धारित अवधि में जो नियोक्ता होगा उसको स्ट्राइक नोटिस देना आवश्यक होगा। और कितने दिन पहले? 60 दिन पहले। ठीक है, और ये आपका पॉइंट यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक परिप्रेक्ष्य से अगर मैं बात करूँ तो ये सत्य है। ठीक है, ये पॉइंट आपकी सत्य है। दूसरा कहता है सूचना से विनिर्दिष्ट हड़ताल समाप्ति की तिथि से पहले। ठीक है, देखो यहाँ यह कथन सही कानूनी प्रावधान के संदर्भ में अगर मैं बात करता हूँ तो अधिनियम में मुख्य बात यह है कि हड़ताल की सूचना देने के 14 दिन के भीतर हड़ताल नहीं की जा सकती है। तो 14 डेज पहले, ठीक है 14 डेज पहले, बट इसमें 14 डेज पहले लिखा नहीं है। ठीक है, इसमें पहले 14 डेज लिखा नहीं है। दूसरा कहता है कि सूचना देने के 1 महीने के भीतर, मतलब संहिता में 1 महीने यानी 30 दिन का नियम नहीं है। और ये नियम औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अनुसार अगर मैं बात करता हूँ तो उल्लंघन करते हुए हड़ताल पर नहीं जा सकता है। तो ये सूचना देने के 1 महीने के भीतर, यानी ये वाला जो नियम है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 के परिपेक्ष में, ठीक है, तो ये नियम नहीं है। आपका ऑप्शन जो जाना चाहिए वो तीसरा करेक्ट जवाब होना चाहिए। और अगर मैं बात करता हूँ न्यायालय में विचाराधीन कार्यवाही के दौरान की बात होती है तो औद्योगिक न्यायाधिकरण इत्यादि के समक्ष कार्यवाही लंबित होने के दौरान कुछ परिस्थितियों में हड़ताल पर प्रतिबंध हो सकता है, और ये बात भी सत्य है। ठीक है, तो ये सवाल है औद्योगिक संबंध संहिता के संदर्भ में। ठीक है, और खासकर अगर मैं बात करूँ तो धारा एक आती है 62, उसी धारा को रिलेट करते हुए ये सवाल बनाया गया है। तो 60 डेज़ के भीतर वाला नोटिस है, फिर उसके बाद 14 डेज़ का भी पैटर्न शामिल है। ठीक है, 14 डेज़ वाला बेसिकली वेट परिपेक्ष में आता है। ठीक है, वेट के परिपेक्ष में आता है। और न्यायालय के विचाराधीन कार्यवाही के दौरान वाले परिपेक्ष में भी ये शब्द शामिल है, परंतु सूचना देने के 1 महीने के भीतर ये नियम में शामिल ही नहीं है, ये नियम बनाया ही नहीं गया है, जो कि गलत पॉइंट लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा वाला यहाँ पे करेक्ट होगा, यही अगर मैं बात करूँ तो सही जवाब होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? बताओ। अगर आपको इसमें पूछना है तो और भी चीज़ें मैं बता सकता हूँ। ठीक है, बट इस प्रश्न का सही परिप्रेक्ष्य जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम, देखिए ये तो मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन, ठीक है, अंजुमन जो है ख्वातीन और इस्लाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये बड़ा आसान सवाल है, जवाब आपको पता होगा इस प्रश्न का। प्लीज़ अपने जवाब बताएं, अगर पता है तो अपने रिप्लाई करें आप लोग। मैं बताऊं फिर इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए?
सही विकल्प। जी सर, शेयर करें, पता नहीं। बिल्कुल, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए सर, मुझे अगर मैं आपसे बात करूँ इस प्रश्न को लेकर, ठीक है, तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट पैटर्न में जा सकती है, लेकिन प्राथमिकता सन 1914 का आपका करेक्ट जवाब माना जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज़ कॉन्फ्रेंस है ये, भोपाल की बेगम सुल्तान, ठीक है, और अन्य मुस्लिम महिला सुधारक जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था, महिलाओं के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सुधार के लिए कार्य किया था, और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और समाज में उनकी स्थिति को बेहतर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाया है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो जाएगा वो सेकंड विकल्प आपका करेक्ट होगा, ठीक है, सेकंड वाला विकल्प। 1905 गलत है, ये बंगाल विभाजन आप समझ सकते हैं 1905 को, ठीक है, और 1919 भी गलत है, जलियांवाला बाग हत्याकांड और भारत सरकार अधिनियम 1919 का महत्वपूर्ण वर्ष याद कर सकते हैं आप, ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य में। परंतु इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा करेक्ट जवाब, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, निम्न ये रिसर्च से सवाल है, यूनिट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 74, और सवाल है रिसर्च से गुणात्मक शोध के संदर्भ में। मैं आपको गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध दोनों के अंतर बता चुका हूँ, और आशा भी करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़े भी होंगे उसके बारे में। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ कि आधार सामग्री संग्रह के कठोर और संरचनाबद्ध साधन है, संरचनाबद्ध साधन है, क्या कहना उचित समझेंगे? ये देखो, कठोर जहाँ लिख दिया है ना, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव शब्द है ना। तो गुणात्मक शोध के संबंध का पैटर्न नहीं है, क्योंकि गुणात्मक शोध में है ना डेटा संग्रह करने के साधन लचीले और कम संरचित होते हैं, इसलिए ये गलत है। तरीके और प्रणाली में लचीलापन होता है, जैसे कि मैंने समझाया आपको ए वाले पॉइंट में, ये वाले पॉइंट को आप रख लीजिए, बी वाला विकल्प आपका सही होगा। फिर तथ्यों की परिघटना के अवलोकन पर आधारित होता है, हाँ ये भी सत्य है, क्योंकि लोगों के व्यवहार, अनुभव और घटनाओं को प्राकृतिक परिस्थितियों में समझने और अवलोकन करने पर विशेष बल दिया जाता है, इसलिए ये वाला पॉइंट भी सत्य हो जाएगा, यानी सी। साक्षात्कार गाइड, हाँ, गुणात्मक शोध में इंटरव्यू गाइड का उपयोग किया जाता है, जिनमें प्रश्नों की परिस्थिति के अनुसार आगे पीछे किया जा सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर डी भी सही होगा। स्वानुभूति मूलक अनुभवों पर विचार करना, ठीक है, स्वानुभूति मूलक अनुभवों का विचार करना, ये भी सही है, क्योंकि इसमें ये शब्द शामिल किया गया कि व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव और अनुभूतियों को समझना गुणात्मक शोध की प्रमुख विशेषता बनेगी, इसलिए आपका ये भी पार्ट सही माना जाएगा। तो जिस विकल्प में आपका बी सी डी ई मैच होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जैसा कि विकल्प नंबर आपका थर्ड है, और तीसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पर आयोग ने भी इसका यही जवाब दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा ही करेक्ट होगा। ये पेपर हुआ था जून 2026 में सोशल वर्क का, उसी प्रश्नों पे हम लोग बात कर रहे हैं। लास्ट में मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा इन प्रश्नों की व्याख्या के बाद कि क्या कट ऑफ में भी बन सकती है, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल कहता है आपके सामने कि शोधकर्ता के हितधारकों के प्रति निम्नलिखित में से नैतिक दायित्वों को चुनिए, ठीक है, नैतिक दायित्वों को चुनिए। अब देखो, ये भी रिसर्च का सवाल, यूनिट नंबर 5 यूजीसी नेट सोशल वर्क के अंतर्गत ये क्वेश्चन पेपर की में अगर हम बात करें तो आया हुआ है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि कार्य एवं प्रकाशन में एक दूसरे के योगदान को स्वीकार करता है, ये आपकी सही बात होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, ये गलत नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि शोध में किसी अन्य व्यक्ति के योगदान को श्रेय देना नैतिक जिम्मेदारी मानी जाती है। यस, ये सही है। हिस्सेदार की सुव्यवस्था, सुरक्षा, कल्याण का सम्मान करना, ये भी सही है। शोध में शामिल लोगों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण का ध्यान ज़रूरी है रखना।
अति संवेदनशील समुदायों को सांस्कृतिक धरोहर से या धरोहर की सुरक्षा करना। ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि कमज़ोर और संवेदनशील समुदाय की संस्कृति, परंपरा, अधिकारों का सम्मान और संरक्षण चाहिए, ये इसलिए ये भी सही होगा। केवल देखो, मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम देने से पहले भी ट्रिक बताया था, यदि आपने ट्रिक को फॉलो किया है तो अच्छी बात है। केवल जब भी कभी आता है नेगेटिव शब्द होता है, ये हमेशा वो ऑप्शन गलत होता है। अब आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे गलत कर सकते हैं, वरना अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे गलत क्यों हुआ, इसका मतलब है केवल अपने परिणाम तक सीमित रहना नैतिक दायित्व तो नहीं है, ये कह रहा है ये, क्योंकि गलत जवाब हो जाएगा फिर, है ना। फिर अगर हम बात करते हैं अपनी तथा दूसरों की शोध के वैज्ञानिक परिणामों का प्रचार करना, सही है, क्योंकि वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने में समाज कार्य की अहम भूमिका है और अपने और अन्य शोधकर्ताओं के महत्वपूर्ण निष्कर्षों को उचित रूप से साझा करना भी चाहिए, इसलिए ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका होगा ए, बी, सी और ई, ये वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे थर्ड दिया हुआ, सॉरी फोर्थ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट जवाब होगा। और यही से तो इन्होंने भी सही लगाया, फोर्थ। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को आप लोगों को फोकस करना है मेन कीवर्ड के माध्यम से। देखो सवाल आसान था, ठीक है। इसमें अगला रिसर्च का एक और सवाल है ना, रिसर्च का एक और सवाल है, सूची 1 और सूची 2 से इसने कहा है मिलान करने के लिए, और उम्मीद मैं करता हूं कि आप लोग मिलान करेंगे इसके बारे में अच्छे से, है ना। आंकड़ों का संपादन, कोडिंग और वर्गीकरण और सारणीबद्ध करना किसको रिप्रेजेंट कर सकता है? तो ये रिप्रेजेंट करेगा आंकड़ों के संसाधन को, यानी ए का 4। ठीक है, संपादन, कोडिंग, वर्गीकरण इसी में होता है, संसाधन में। ठीक है, और फिर आता है अनुसंधान, समस्या की पहचान और चुनाव करना, और इसका मतलब होगा आपको, अगर मैं बात करूं तो शोध का प्रतिपादन, मतलब पहचान और चुनाव होगा शोध की समस्या का प्रतिपादन करना। शोध के विषय हेतु शोध में अंतराल और सूक्ष्म दृष्टि की बात करें। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा साहित्य। ठीक है, सिंहावलोकन, या आप इसे लिटरेचर ऑफ रिव्यू भी बोल सकते हो, समीक्षा, साहित्य समीक्षा भी बोल सकते हो। ठीक है, और प्रचलित एवं अप्रचलित परीक्षण होता है जो आंकड़ा के विश्लेषण में हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सही जवाब है। निम्नलिखित में से एक पंचायतों प्रायोजित शक्तियों और जिम्मेदारियों से भिन्न है, क्या होना चाहिए? बताइए। क्वेश्चन नंबर 77 है, सही विकल्प क्या होना चाहिए? मैं आपकी राय भी जानना चाह रहा हूँ हर प्रश्न के पीछे। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से पंचायतों के प्रत्यायोजित शक्तियों और जिम्मेदारियों से कौन सा डिफरेंट है, कौन सा भिन्न है? अगर मैं आपसे कहता हूँ तो यहाँ देखिए, इस प्रश्न में आपको मिल सकता है जिम्मेदारियाँ, शक्तियाँ, और वो चीज़ें क्या है, भिन्न है। भिन्न का मतलब अलग है ना, भिन्न का मतलब क्या हो जाएगा, अलग है। तो देखो, आर्थिक विकास हेतु योजनाओं और स्कीमों को तैयार करना है, सामाजिक न्याय बुद्धि की स्कीमों को बढ़ावा देना भी है। पंचायतों के प्रत्यायोजित शक्तियों की जिम्मेदारी से भिन्न बताया गया है ना, भिन्न। अच्छा, अगर मैं आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो ये अनुच्छेद जो आएगा 243 का जी में आएगा। सामाजिक न्याय की बात अगर मैं करूंगा, आर्थिक विकास से संबंधित योजना को लागू करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो ये भी 243 के जी के ही अंतर्गत आएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे समुचित कर, शुल्क, टोल और फीस लगाना, एकत्रित ना करना, एकत्रित करना होगा भाई। ये देखो, ये बता दूं मैं आपको, केवल एक शब्द यहाँ पर है, ना। ठीक है, इससे ये ऑप्शन बदल जाता है। विकल्प आपका तीसरा सही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है।
शासकीय उत्तरदायित्व हस्तांतरण, विशेष और स्थानीय अधिकारों को वित्त अंतरण में मदद करना, ये भी है। केवल केवल यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन जाएगा ये करेक्ट होगा और यही ऑप्शन सही माना जाएगा। उसमें बेसिकली टैक्स है, शुल्क है, टोल है, फीस लगाना है, वसूल करने की शक्ति दी गई है। इसने लिखा हुआ है कि ना करना है ना, ना करना है, तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, तीसरा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। बहुपार्श्व वातावरण अनुबंधों को आरोही क्रम में लगाना है आपको। ठीक है, किसमें? आरोही क्रम में। बताइए क्या हो सकता है, जवाब बताएं। मैं बताऊं फिर? जी सर। ओके, तो सुनिए, यहाँ अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ बहुपार्श्वीय व पर्यावरणीय समझौते की, है ना, इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट की, और इसे स्वीकृति देने की बात करता है आरोही क्रम में। ठीक है, किसमें? आरोही क्रम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78। तो मैं बताता हूँ, विश्व संस्कृति एवं प्राकृतिक हिरासत की सुरक्षा हेतु जो ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है, यहाँ पर देखिए, विश्व संस्कृति और प्रत्यावर्तीय परंपरा की सुरक्षा हेतु ये जो सम्मेलन हुआ यूनेस्को के द्वारा हुआ था। यूनेस्को के द्वारा हुआ था 1972 में। ठीक, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है ये, है ना। और समुद्री कानून हेतु यूएन का समागम है, यानी समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, और ये हुआ था सन 1982 में। ओजोन, उसके बाद अगर हम बात करें ओजोन की सुरक्षा के लिए वियना एक सम्मेलन हुआ था, कन्वेंशन हुआ था, ये हुआ था 1985 में। फिर उसके बाद खतरनाक कचरे की आर पार या विपक्षी सीमाओं में हानिकारक कचरे की आवाज़ही निपटारे हेतु सम्मेलन, मतलब खतरनाक कचरे की सीमा पार आवाज़ ही और निपटाने हेतु बेसल कन्वेंशन हुआ था। और ये कन्वेंशन 1989 का हुआ था, 1989 का हुआ था। पर्यावरण बदलाव हेतु यूएन सम्मेलन एक हुआ, और ये क्लाइमेट परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज की बात है, जलवायु परिवर्तन, ये मैं आपको पढ़ाया भी हूँ यूनिट नंबर 10 में, सन 1992 में। ठीक है, तो सबसे पहले आया है 1972, आपको आरोही क्रम में लगाना है, यानी डी। फिर आया 1982 यानी ई। फिर 1985 यानी बी। फिर उसके बाद 1989 ए, और फिर उसके बाद 1992, और ऑप्शन बन जाएगा आपका सी। तो देखिए किसमें है, डी ई बी ए सी, फोर्थ ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये विकल्प आपका करेक्ट मान लिया जाएगा। ये पीडीएफ मैं सेव कर रहा हूँ आप लोग, ताकि इसको जब पीडीएफ ओपन करें तो आपको ये क्वेश्चंस दिखाई दे वहाँ पे, है ना। ये मैं आपके लिए सेव भी करूँगा। चलिए आगे बात करते हूँ। भारतीय संविधान के अंतर्गत 73वां एक संविधान संशोधन हुआ था, और इस 73वें संविधान संशोधन में पूछा गया किस जनसंख्या वाले, है ना भाई, किस जनसंख्या वाले सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का संभरण करती है। क्वेश्चन नंबर 79 है। तो देखो, संविधान अगर मैं बात करूं, 73वां संविधान संशोधन हुआ सन 1992 में, और 3 स्तरीय वाली पंचायती राज व्यवस्था भी रही है। त्रिस्तरीय वाली पंचायती राज व्यवस्था क्या था? एक ग्राम पंचायत था, और ग्राम पंचायत के अंतर्गत गांव स्तर की बात होगी, गांव स्तर की बात होगी, और दूसरा था पंचायत समिति,
पंचायत समिति, ठीक है, ये ब्लॉक स्तर पे था, है ना, ब्लॉक स्तर पे था। और तीसरा है जिला परिषद, ठीक है, यानी जिला स्तर, यानी जिला स्तर। मैं बता दूं 2 मिलियन, कितना, 2 मिलियन, 2 मिलियन का मतलब होता है 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख से अधिक वाले राज्यों में, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल या पंचायती समिति या ब्लॉक स्तर की पंचायत का प्रावधान अनिवार्य है। 20 लाख या उससे कम जनसंख्या वाले राज्य में, ठीक है, मध्यवर्ती ना रखने का प्रावधान भी शामिल किया गया है, ठीक है। और ये लागू हुआ था 24 अप्रैल सन 1993 को, ठीक है। और पंचायतों का गठन की बात करेंगे, पंचायतों के गठन की बात करेंगे तो 243 का बी है यह आर्टिकल, ठीक है। और 20 लाख त्रिस्तरीय के अंतर्गत, त्रिस्तर के अंतर्गत जो है देखने को मिलेगा, ठीक है, 3 स्तर के अंतर्गत बेसिकली मिलेगा। बात समझ में आई? बताओ। जी सर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है इसके संदर्भ में। 20 लाख से कम या उसके बराबर जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत बनाना आवश्यक नहीं है। अगर उससे कम या उससे बराबर में होता है तो उससे अधिक होना चाहिए 20 लाख। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पे तीसरा वाला करेक्ट जवाब होगा, ठीक है, 20 लाख। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 80, सम्मिलित करने के संदर्भ में दिया गया है। एक तरफ आईपीसी की धाराएं दी गई हैं तो दूसरी तरफ उसमें कुछ प्रावधान यानी दंड वगैरह के बारे में जिक्र किया गया है, वो हमें बताना है। तो एक आईपीसी की धारा है 447, इसको आपको सम्मिलित करना है कि ये धारा आईपीसी की 447 किससे सही सम्मिलित हो सकता है ना। तो देखिए मैं बताता हूँ, ये आपराधिक अतिचार हेतु दंड दर्शाया गया है आईपीसी की धारा में। तो आपराधिक अतिचार हेतु दंड मतलब तीसरा है ये। और 354 सी की बात करेंगे तो आईपीसी की, तो दृश्य रतिका शब्द आता है यहाँ पे, दृश्य, ठीक है, रतिकता शब्द आता है, यानी यहाँ पे 4। 320 शब्द की बात करें तो घोर अपहित की बात होता है, यानी हर्ट करने की बात होती है, ठीक है, यानी सेकेंड। और 120 का बी बात आती है तो आपराधिक षड्यंत्र हेतु दंड की बात की गई है, यानी फर्स्ट। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। यह आपको ध्यान रखना है इसके संदर्भ में। आप 447 के अंतर्गत अतिक्रमण याद रख सकते हैं, इसको आप क्या बोल सकते हो, अतिक्रमण बोल सकते हो। ताक झाक करने वाली परिस्थिति में आप 354 सी को बोल सकते हो, ताक झाक करना, ताक झाक करना। गंभीर चोट 320 में बता सकते हो, गंभीर चोट। और 120 में षड्यंत्र बता सकते हो आप, ये कीवर्ड है, इनके माध्यम से आप इसको नोट कर सकते हो। और ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। अगला एक सवाल है, एक पुस्तक पूछी गई है और इस पुस्तक का नाम है द हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम्स इन इंडिया के लेखक कौन है? बता सकते हो आप लोग भाई, क्या होना चाहिए? क्लिफर्ट मन्सर्ट का नाम होगा, किसका नाम होगा बोलो? क्लिफर्ट मन्सर्ट। हाँ, क्लिफर्ट मन्सर्ट की ये पुस्तक है द हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम, ठीक है, द हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम इन इंडिया, ये क्लिफर्ट मन्सर्ट की है। ये बात आपको ध्यान रखना है इस किताब के संदर्भ में। और
मैरी रिचमंड की किताब का क्या नाम है? MS गोरे, अरे सॉरी, सोशल डायग्नोसिस। सोशल डायग्नोसिस सन 1917 में, ठीक है ना। और किल्फर्ट मंसर्ट की द मुस्लिम प्रॉब्लम्स इन इंडिया 1936 में, जब आया था आपका, ओपन हुआ था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस उस दौरान। MS गोरे, ठीक है, MS गोरे, MS गोरे का आप छोड़ दो, सोशल ग्रुप वर्क में इनका नाम आएगा। और HH पार्लियामेंट, सोशल केस वर्क में नाम आएगा। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अ प्रोसेस सन 1957, या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से संबंधित इनका नाम अक्सर देखने को हम लोगों को मिलता भी है ना। और इसका सही विकल्प जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड होगा। यदि आपने किल्फर्ट मंसर्ट का नाम लगाया है तो सही जवाब मिलेगा आपको। चलिए 82 का बताइए। मानवाधिकार के सार्वत्रिक घोषणा के 5 निर्णायक जो है धारणाएं हैं, निम्न में से कौन सी प्रथम और द्वितीय धारणाएं हैं? ये आपको बताना है, बताएं। चलिए मैं बताता हूं, ठीक है। देखिए, मानव अधिकारों की सार्वत्रिक जो घोषणा है, आपने नाम सुना होगा ना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948, यही ना नाम सुना है आपने, UDHR। और इसमें कहा कि 5 प्रमुख धारणाएं इस पर समझी जा सकती हैं। और लेकिन सवाल पूछा है कि कौन सी प्रथम और द्वितीय है, ठीक है, प्रथम और द्वितीय। प्रथम है मानव गरिमा, प्रथम क्या है? मानव गरिमा। द्वितीय क्या है? भेदभाव रहितता, या अभेद आप कह लीजिए, अभेद, ठीक है, या भेदभाव रहिता, ठीक है। तीसरा जो आता है वो नागरिक और राजनीतिक अधिकार आता है, ये तीसरा आता है। चौथा जो आता है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार। और पांचवा जो आता है, ठीक है, एकात्मक या एकीकृत अधिकार आता है, ये पांचवा। पहला ये, दूसरा ये। लेकिन सवाल प्रथम द्वितीय का धारणा पूछा है, तो आप क्या लगाओगे? DA, ऑप्शन नंबर सेकंड यही लगाओगे ना? इसमें तो प्रथम और द्वितीय पूछा गया है धारणाएं, कि इसमें दूसरी धारणाएं और पहली धारणाएं कौन सी हैं, यही आपको याद रखना है ना। बाकी इसमें अगर चौथी पांचवी पूछता तो आप दूसरा विकल्प चुनते। ऑप्शन यहाँ पे जो गया है वो कौन सा विकल्प था? दूसरा विकल्प था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 बताइए। निम्नलिखित में से 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, ठीक है, आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। और इसमें बताया क्या गया है? नगर निगम, फिर नगर पंचायत, जिला नियोजन समिति, नगर पालिका, महानगर नियोजन, ये 5 बातें हैं क्वेश्चन नंबर 83 का। अब देखो, मैं अगर आपसे बात करूं, 74वां संविधान संशोधन सन 1992 में क्या हुआ था? ये संशोधन कर लागू कब हुआ था? ये तो बता ही सकते हो भाई आप। 1 जून 1993। भाग कौन सा है ये? 9 का है ना, नगर पालिका, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या क्या बातें शामिल की गई। तो नगर पंचायत, आपको इसको उपबंध के व्यवस्थित क्रम करना, व्यवस्थित में। तो सबसे पहले किसमें आएगा? 74वां संविधान संशोधन था, तो सबसे पहले नगर पंचायत होगा, ठीक है। उसके बाद नगर पालिका होगी, ये नगर पालिका,
ठीक है। उसके बाद नगर निगम होगा, है ना, मतलब बड़े शहर क्षेत्र। जिला नियोजन समिति है, जिले के विकास के लिए योजना का समेकन होना। ये बनेगा आपका कौन सा पॉइंट, सी, बी के बाद सी, या आप कह लीजिए इसी 4 जिला नियोजन का। और 5वां आखिरी महानगरीय क्षेत्र की योजना होती है, ये 5वां। अब लगा लीजिए आप लोग आरोहित, अब व्यवस्थित कर दीजिए। पहले क्या आएगा, बी, सी, डी, ए, अरे पहले तो बी के बाद डी आएगा ना, बी, डी, ए सी ऑप्शन। और सी और ई। ऑप्शन नंबर 3 ये आपका सही हो गया। चलिए आगे। बेवरेज रिपोर्ट में कितनी विशाल कुरीतियों की पहचान की गई है, ये तो बता सकते हो आप लोग। सर 5। 5 ही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 5 महामंदी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी है और आप जानते भी हैं इनके बारे में। बेवरेज रिपोर्ट के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, है ना। 5 बेसिकली गिल्ट इविल हैं। पहला है क्या, अभाव या आप कह लीजिए गरीबी। दूसरा क्या है, बीमारी। तीसरा क्या है, अज्ञानता। चौथा क्या है, गंदगी यानी खराब आवासीय परिस्थितियाँ। 5वां है बेरोजगारी। ठीक है, 5 सही जवाब दिया था आपने। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। चलिए इस सवाल को बताइए आप लोग, इसका सही विकल्प क्या होगा। सोशल वर्क एंड सोशल लिविंग, सम्मिलित करना है आपको, इसको मैच करना है आप लोगों को, है ना, इसको मैच करना। तो ये किसकी कौन से वर्ष में किताब आई थी, 85 का भाई, सन 1951 में आया था, है ना। द ईगो एंड द मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस की बात करते हैं। ये कब आया था, 1937 में। और चेंजिंग साइकोलॉजी इन सोशल वर्क की बात करता हूँ तो ये कब आया था, 1930 में। और बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशल वर्क की बात करता हूँ तो ये 1951 में। ये आपका कर दिया होगा 1941 में। तो याद रख सकते हो, द ईगो वाला 1937 में, द चेंजिंग साइकोलॉजी वाला आप याद रख सकते हो 1930 में, और कॉन्सेप्ट इन सोशल केस वर्क की बात करता हूँ तो ये इसका जो आ जाएगा 1941 आ जाएगा। सम्मिलित करना है आपको। तीसरा ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 1 है, डी का 2। तीसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित को स्थापना अधिनियम के वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। बताइए, बस ध्यान रहे, अधिनियम स्थापना के क्रम में आपको बताना होगा, स्थापना के क्रम में, है ना। क्वेश्चन नंबर 86, अल्पसंख्यक आयोग कब आया था, 1978 में। राष्ट्रीय महिला आयोग कब आया था, 1990 में। राष्ट्रीय अनुसूचित
जनजातीय आयोग कब आया था? ठीक है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब आया था? 2005 में ना। ठीक है, 2005 में। और राष्ट्रीय सहबद्ध स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय अधिनियम है ये, और यह आया था 2021 में, है ना। क्रम चाहो तो लगा सकते हो आप लोग। ई ECD AB, ये है ऑप्शन। किस विकल्प में है? बताइए, विकल्प बताइए। सर 1 है 1। फर्स्ट विकल्प, अच्छा, तो यही आपका सही हो जाएगा। रिसर्च से सवाल है ये भी। आधारभूत सिद्धांत पद्धति की पूर्व धारणा, ठीक है, क्या है इसकी पूर्व धारणा? शोध पद्धति सामाजिक एवं समाज मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का प्रकटीकरण के द्वारा संरचनाबद्ध होती है, या सार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 87। तो सही जवाब क्या होना चाहिए इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ग्लेजर और स्ट्रॉस के द्वारा पूर्व धारणा शब्द इनसे संबंधित है, जिसे ग्राउंडेड थ्योरी कहा जाता है ना। ग्राउंडेड थ्योरी कहा जाता है। ग्लासर एवं स्ट्रेस, ये थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हो, और मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है इसके बारे में, ग्लासर थ्योरी के बारे में, ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में। आया कब था? 1967 में, ठीक है। पुस्तक का नाम है द डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी, लेखक यही दोनों हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं चार्माज के बारे में, ये कंस्ट्रक्टिव ग्राउंडेड थ्योरी में इनका नाम आता है। कंस्ट्रक्टिंग ग्राउंडेड थ्योरी में नाम इनका आता है, 2006 में इन्होंने दिया था। मार्टिन एवं टर्नर की बात करते हैं तो इनका नाम नहीं आता है ग्राउंडेड थ्योरी में, ठीक है। बाकी इन दोनों का नाम भी नहीं आता, पॉल एंड लेपियार्ड का भी नाम नहीं मिलता। ये बहुत आसान सवाल है। संस्कृतिकरण शब्द के टंकण किया गया है, बताओ किसके द्वारा दिया गया है? थर्ड, हाँ, एम एन श्रीनिवासन, ये सही है। आपको क्या करना है आगे? सम्मिलित करना है, ठीक है। महिलाओं के प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रमों के समर्थन, ठीक है। स्टेप जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टेप बोलते हैं, स्टेप। ये बताओ किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित हो सकता है? तो ये है महिलाओं के लघु व्यवहार्य समूहों के संगठित करना एवं ऋण एवं प्रशिक्षण में रास्ता बनाना, ठीक है, उनका रास्ता बनाना। तो पहले का दूसरा सही होगा, ठीक है, पहले का दूसरा आपका सही होगा। और उसके बाद आता है हमारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP, और ये शब्द आएगा आपका गरीबी रेखा से नीचे, जो BPL कार्ड से नीचे है उनका नाम आएगा, सामाजिक सहायता देता उनको ये। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात करूं, ये मैच करेगा लोक स्वास्थ्य देखभाल सेवा या, ठीक है, उन्मुक्तता तथा स्वच्छता इत्यादि के संदर्भ में सभी को सर्वव्यापी अभियान या अभिगमन के परिप्रेक्ष्य में नाम लिया गया है। सबका मिला जुला कर अगर मैं आपसे कहूँ तो ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता इत्यादि तक पहुंच संसाधन देने की बात बताई गई है, यही इसका करेक्ट जवाब होगा, ठीक है।
स्वास्थ्य मिशन। लास्ट प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करता हूँ। ये आता है महिलाओं की गुणवत्ता या एकीकृत सेवाएं, बच्चों की गुणवत्तापूर्ण और एकीकृत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की बात की गई है इसमें। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके परिप्रेक्ष्य में जो ये स्टेप शब्द है, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, यह है 1986 और 87 के दौर में। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की बात करता हूँ तो यह है 1995 की। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात करूँगा तो 2005 है ना। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम 1997। अब आपको लगाना है इसमें ऑप्शन। दूसरा विकल्प सही है। संरचित है ना, संरचित स्थिति परक साक्षात्कार के संचालन के निम्नलिखित चरणों को क्रियान्वयन में क्रम में व्यवस्थित करें। तो सीक्वेंस में आपको बनाना है, बट ध्यान रहे ये शब्द जो है संरचित स्थिति परक साक्षात्कार की बात कर रहा है, यानी इंटरव्यू की बात कर रहा है। तो सबसे पहले जॉब का विश्लेषण करना, जॉब का विश्लेषण मतलब पहले नौकरी के कार्य और आवश्यकता को समझना होता है, यानी डी। फिर काम में या काम के मुख्य कर्तव्यों का मूल्यांकन करना, यानी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को पहचानना बोल रहा है, यानी ये दूसरा, यानी टू, यानी आपका ए। फिर आता है साक्षात्कार के प्रश्न तैयार करना, यानी ये थर्ड, यानी सी। नौकरी के संबंध में प्रश्न बनाना, निर्देश चिन्ह उत्तर तैयार करना, यानी है ना उत्तर तैयार करना। अच्छे उचित उत्तर के लिए मूल्यांकन मानदंड दर्शाया गया है। और एक होता पैनल नियुक्त करना या साक्षात्कार नियुक्त करना, है ना। सी के बाद ई, और ई के बाद आ जाएगा बी, पैनल नियुक्त करना साक्षात्कार। अंत में चयन के पैनल साक्षात्कार रहता है। ऑप्शन मिलाइए अब। ऑप्शन नंबर थर्ड, चलिए समूह विकास की थोड़ा सा आपको बताना है, इसके विशेषता, समूह विकास की अवस्था का विशेषता बताना आपको। पूर्व संबद्धता क्या है? पूर्व संबद्धता समूह से जुड़ने विषय के सदस्य दुविधा में होते हैं और पारस्परिक क्रिया सुरक्षित होती है, पूर्व संबद्धता शब्द है। देखिए मैं आपको इसके बारे में भी पढ़ा चुका था, तब आपने जो पेपर दिया था मैंने आपसे पहले भी बता रखा है कि समूह की अवस्था से सवाल पूछे जाएंगे। प्री एफिलिएशन शब्द होता है, पूर्व संबद्धता जुड़ने में दुविधा की बात करता है ना। दूसरा शब्द आएगा आपका यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, क्या आएगा? पहले का 4, और फिर उसके बाद बी आता है शक्ति और नियंत्रण। नियम और मानदंड लगा दीजिए, नियम और मानदंड, ये रहा मानदंड, ठीक है। तो
बी का 3 नंबर। आत्मीयता बताइए। आत्मीयता, व्यक्ति एकत्व की अनुभव करते हैं और विकास एवं परिवर्तन होता है। तो यानी ये हो जाएगा आपका आत्मीयता में सी का 1। विभेदीकरण, ये सदस्य नवीन और वैकल्पिक व्यवहार तरीकों के साथ प्रयोग करने के लिए आज़ाद होते हैं। ठीक है, तो आत्मीयता मतलब घनिष्ठता, एकता और निकटता शब्द आता है, जो कि आपने देखा यहाँ पर एकत्व वाला शब्द। ठीक है, आत्मीयता। विभेदीकरण वाले में नए व्यवहार का प्रयोग होता है, इसे डिफ्रेंशिएशंस कहा जाता है, नए व्यवहार का प्रयोग, जो कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि समूह से जुड़ने के विषय में सदस्य दुविधा में होता है, पारस्परिक क्रिया सुरक्षित होती है। तो सी का 1 गया है और डी का 2 हुआ है। बताइए 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर 4, ये ऑप्शन सही है। चलिए अगले सवाल। वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति के विषय में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत दिया है वृद्ध व्यक्तियों के संदर्भ में? वृद्ध व्यक्तियों के संदर्भ में कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली पॉइंट असत्य लिखा हुआ है? आसान सवाल है भाई, आप बता सकते हो। ठीक है, देखो निष्पक्षता के सिद्धांत पर आधारित है, ये सत्य है। वृद्ध महिला विशेष योजनाओं की मांग करता है, ये भी सत्य है। वृद्ध जनों के कल्याण को प्रोत्साहन देने हेतु व्यक्तिगत पारिवारिक सामुदायिक भूमिकाओं का एकीकरण अस्वीकार है, ये भी सत्य है। वृद्ध जनों के लिए सजातीय समूह मानता है, वृद्ध जनों का सजातीय समूह मानता असत्य है। वृद्ध जन एक समान समूह नहीं है, ये कहता है, जानते हो, एक समान समूह है सजाती का मतलब, तो एक समान समूह नहीं है। उनकी आवश्यकताएं परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। तो गलत कौन सा हुआ, बोलिए? तीसरा। और नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन की बात अगर मैं करता हूँ, नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन की बात करता हूँ, तो ये पॉलिसी आई थी सन 1999 में और उसी के संदर्भ में बात हुई है। ऑप्शन 3 सही है सर, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 को देखेंगे, ये सरल सवाल है, आप बता दोगे तो प्लीज आप बताएं एक बार, इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क के प्रथम शैक्षिक वर्ष के प्रथम अभ्यासगत आचार्य विजिटिंग प्रोफेसर कौन थे? विजिटिंग प्रोफेसर नहीं, ऑथर ई होल्ट थे, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो पहले इसका नाम सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क था। इसकी स्थापना हुई 1936 में, नाम बदला गया 1944 में, नाम रख दिया गया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, प्रथम विजिटिंग प्रोफेसर जो थे ऑथर ई हॉल्ट थे। प्रथम निर्देशक की बात करें तो डॉक्टर मंसर्ट थे प्रथम निर्देशक के रूप में। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए फ्रीडलैंडर का नाम जो आ रहा है ना सर, आप फ्रीडलैंडर बोल रहे थे, इनका एक किताब है, बहुत प्रसिद्ध विद्वान है, सोशल वर्क को प्राथमिक प्रणाली द्वितीयक प्रणाली में इन्होंने ही इस पर डिस्कस किया है और बताया है। इनकी किताब है इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर की किताब है, इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर, याद रख लीजिएगा, 1955 की ये इनकी बुक है, 1955 का। ठीक है, और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में नाम अगर हम बात करते हैं एमजी रॉस के बारे में, इनका मॉडल आता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, और थ्योरी एंड प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस करके एक किताब भी लिखा था सन 1955 में ही इन्होंने भी। ठीक है ना, सोशल डायग्नोसिस किताब लिखी गई थी, लेकिन विजिटिंग प्रोफेसर नहीं थे ये, 1917 में मैरी रिचमंड के द्वारा, है कि नहीं? और केस वर्क के जनक भी हैं ये। तो इस प्रश्न का विकल्प जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए।
चलिए आगे। चलिए इस सवाल को बताइए। द डायग्नोस्टिक, है ना, द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल की बात कर रहा हूं मैं, ओके, ऑफ मेंटल हेल्थ डीएसएम फिफ्थ कब जारी हुआ, है ना, कब जारी हुआ डीएसएम फिफ्थ? 2000 2013 में, 2013 में डीएसएम फिफ्थ जो है जारी हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसने अमेरिकन डायग्नोस्टिक जो है डीएसएम 5 को, इसी डीएसएम 5 को अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने 18 मई 2013 को प्रकाशित किया था। ठीक है, क्या किया था? प्रकाशित किया था 2013 में, 18 मई को। किसने किया था बताइए? अरे बता सकते हो, अभी बोला तो है। साइकेट्रिक एसोसिएशन। हाँ, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, ये ही आपसे मैं पूछ रहा था। ठीक है, अब देखिए, जो डीएसएम फर्स्ट आया था, डीएसएम जो फर्स्ट आया था वो 1952 में आया था। जो सेकंड आया था वो 1968 में आया था। जो थर्ड आया था 1980 में आया था। जो फोर्थ आया था, ठीक है, रिवाइज हो गया था फोर्थ, तो 1987 में आया था। और जो फिफ्थ आया था 90, देखो यहाँ पे सुनिएगा, ये सॉरी थर्ड की बात अगर हम लोग करें, थर्ड आर था यहाँ पे, फोर्थ मत लिखिएगा, रिवाइज था ना ये, तो थर्ड आर था ये। ठीक है, थर्ड के बाद आया था फोर्थ, और जो फोर्थ आया था वो आया था सन 1994 में। ठीक है, फोर्थ वाला। और फिर उसके बाद टेक्स्ट जो है रिवीजन हुआ था डीएसएम 4 TR, जिसको बोला गया टेक्स्ट रिवीजन, और ये आया था 2000 में। और जो डीएसएम 5 आया वो आया था 2013। ठीक है, याद हो जाएगा ना सारा? ये सारा मैंने बता दिया आपको पहले से लेकर अब तक। ठीक है, चलो ये आपके विचार में अप्लाइड सवाल बनाए गए, है ना। अब आपको इसमें सोच के चीज़ें समझ के बताना है। सवाल कहा कि समाज कार्य शिक्षा परिषद के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता की मूल सक्षमता क्या है? यूनिट नंबर पहले का सवाल है ये। ठीक है, तो नैतिक, पेशेवर यानी व्यावसायिक आचरण का प्रदर्शन करना होगा आपको, सही बात है। नीतिगत आचरण में आपको शामिल होगा, सही बात है। विविधता, साम्यता, समावेशन, प्रजातिवाद के विरोध आचरण में सम्मिलित होना होगा। भाई विरुद्ध उनके अगर मान लीजिए समावेशन, जाति, प्रजातिवाद या कोई भी अनुचित कारण होगा तो उसके विरुद्ध आप आचरण में सम्मिलित हो सकते हैं। व्यक्तिगत, समूह और सामुदायिक मध्यस्थता भी कर सकते हो, सही है। व्यक्तिगत और परिवारों की सामुदायिक पद्धति का मूल्यांकन भी कर सकते हो, सही है। यहाँ तो सभी सही है भाई, ABCDE, ऑप्शन नंबर सेकंड, सभी करेक्ट है। सांस्कृतिक सक्षम सामाजिक कार्यकर्ता, आप देखो यहाँ सक्षमता से एक और सवाल। सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा निम्नलिखित में से किन प्रथाओं का अनुसरण करना चाहिए? आपको क्या क्या काम करना चाहिए, है ना। तो संस्कृति और उसके व्यापक प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए आपके पास, सही है। फिर अपनी स्वयं की संस्कृति को अभिज्ञान हो। अरे भाई, अपने आप की संस्कृति नहीं भूल सकते भाई, ये आप अभिज्ञान हो, ये गलत लिखा हुआ है। स्वयं की सजातीय केंद्रिता को ना पहचानना, ये भी गलत हो गया। अनुसरण करना है आपको। अन्य संस्कृतियों के विषय में जानकारी लेना, हाँ ये सही है। संस्कृति तरीके से भावुक समाज कार्य कौशल को अपनाना, ये भी सही है।
ए सही है, डी सही है और ई सही है। इसी ऑप्शन में है ए डी ई। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। ये ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये देखो आरसीआई वाला क्वेश्चन फिर आ गया, दोबारा रिपीट हो गया, ये समझो इसी में आया था। ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, अभी भी आपने बताया था 1992 का मतलब यहाँ पे चौथा लगा लीजिए, फोर्थ, ये 4 हो जाएगा। निःशक्त जन अधिकार अधिनियम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की बात कर रहा है ना ये, 2016 यानी फर्स्ट। निःशक्त जन समान अधिकार, ये देखो पहले जो पीडब्ल्यूडी के नाम से जानते थे हम लोग, उसकी जगह पे तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया है, तो ये 1995 में आया था, तो ये हो गया आपका थर्ड, ये सामने सामने है। भारतीय पागलपन अधिनियम है ये, ठीक है, ये 1912 का है और इसकी पीडीएफ ये पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है भाई, इसकी पीडीएफ, ये पूरा कंटेंट आपके पास जा चुका है, ठीक है, इसका ये आपने आसानी से किया होगा। तो 97 का ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने क्या लगाया है। फर्स्ट, ओ माय गॉड, ये देखो गलत जवाब, जो कि इतना आसान सवाल, ये पेपर में दोबारा रिपीट हुआ सवाल, और इसके कंटेंट आप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की पीडीएफ मेरी देखना, ये सारे मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। रिसर्च का एक और सवाल, रिसर्च का एक और सवाल है, निम्नलिखित में से अनुप्रस्थ काट अनुसंधान अभिकल्प के विषय में सत्य नहीं है ना, सत्य नहीं है, बताइए। मैं बताता हूँ, यह अभिकल्प से सवाल बनाया है, ठीक है, ये बनाया गया सवाल जो है अभिकल्प से बनाया गया सवाल है, मतलब क्रॉस सेक्शनल रिसर्च से सवाल है। एक समय में देखो इसका मतलब क्या है, एक ही समय बिंदु, मतलब एक समय पर डेटा एकत्र करना होता है, उसे एक मतलब डेटा एकत्र करना होता है, तो उसे एक ही समय बिंदु पर डेटा एकत्र करना होता है, तो उसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। और बहुत से समय बिंदु पर बार बार अध्ययन करना, बहुत से समय बिंदु पर बार बार अध्ययन करना क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शनल में कहा कि कार्य साधन यानी जोड़ तोड़ परिवर्ती सम्मिलित नहीं है, मतलब क्रॉस सेक्शनल अध्ययन में शोधकर्ता सामान्यतः वेरिएबल में मैनिपुलेट नहीं करता है, और ये बात सही है, परिवर्तित सम्मिलित नहीं है, ठीक है, मैनिपुलेशंस नहीं करता है, बल्कि एक ही समय पर उनकी स्थिति का अध्ययन करता है, परिवर्तित सम्मिलित नहीं करता है। सुनना इस वर्ड को, इस वर्ड की इंग्लिश अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा मैनिपुलेशन शब्द मिलेगा, और मैनिपुलेशन मतलब होता है बार बार चीज़ों को बदलाव कर रहे हो, परिवर्तित कर रहे हो, और जो बार बार चीज़ों को बदलाव करना, परिवर्तित करना, जानते हो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। और सवाल पूछा है विषय अभिकल्प में विषय सत्य नहीं है, तो यही तो नहीं सही है, पहला वाला ही। अब देखो आगे सही मिलेगा, एक ही समय पर, या देखो एक अध्ययन बहुत समय बिंदुओं पर प्रारंभ किया जा सकता है, मतलब ज़रूर ये नहीं है, इस परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे बात करता हूँ लॉन्गिट्यूडनल की विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में, तो एक समय बिंदु पर डेटा लिया जा सकता है, ये बात सत्य है, ठीक है, ये बात सत्य के दृष्टिकोण में दर्शाया जाता है। यहाँ प्रश्न देखो, अभी भी देखो यहाँ पे सवाल थोड़े से वो हो रहे हैं, मैं फिर से समझाऊंगा। ये जो जोड़ तोड़ की परिवर्तित सम्मिलित पैटर्न है, ये बात सत्य है, लेकिन ये बात सत्य किस परिप्रेक्ष्य में है, कहता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी में जो है शोधकर्ता सामान्यतः वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करता है, बल्कि एक समय में ले लेता है ना, एक समय में ले लेता है। तो एक समय में अगर ले लिया
तो ये पार्ट बन गया क्रॉस सेक्शनल। तो इसने बोला ना एक ही समय बिंदु पर लेना, तो ये क्रॉस सेक्शनल हो गया। तो यहाँ पर सवाल के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, सत्य नहीं है, तो ये बेसिकली सत्य हो गया है, ये सत्य है यार, ठीक है। और ये अध्ययन बहुत समय बिंदुओं पर बार बार लेना, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल हो गया। यहाँ पे लिखा है ना बहुत से समय पर बिंदुओं पर बार बार अध्ययन करना, लॉन्गिट्यूडनल हो गया ये। तो यहाँ पे देखो क्रॉस सेक्शनल अनुसंधान अभिकल्प में सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है, बल्कि ये वाला पैटर्न है, देखिए लॉन्गिट्यूडनल का है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है यहाँ पे। और फिर देखिए तीसरा, शोधकर्ता असंख्यक विशेषता एक बार में देखने की अनुमति देता है। एक बार में मतलब एक ही समय बिंदु पर एक बार में, यानी ये सही है, ये अनुप्रास्त हो जाएगा। फिर इसका प्रयोग अक्सर प्रदत्त जनसंख्या के प्रचलित विशेषताओं में देखने का प्रयोग किया जाता है। मतलब देखिए इसकी जनसंख्या में किसी स्थिति या विशेषता की वर्तमान स्थिति का पता लगाने में मदद मिलती है। तो एक समय का तस्वीर या समय के साथ कई तस्वीर लॉन्गिट्यूडनल, और एक तस्वीर वो क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सेकंड सही भाई, दूसरा वाला सही जवाब है रिसर्च का, इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। 99 विलियम जे रीड का नाम आप लोगों ने, मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ 99 नंबर का सवाल में। विलियम जे रीड आपका आएगा कार्य केंद्रित पद्धति में, दूसरे से ये मैच करेंगे। और लुंडविन बार्टालाम्फी का नाम रिप्रेजेंट करता है आपका ये सामान्य पद्धति यानी जनरल सिस्टम थ्योरी, यानी तीसरा। यूरी ब्रोफेन ब्रेनर का नाम जैविक परिस्थिति यानी इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, यानी ये फर्स्ट। और डी स्लीबे का नाम आ जाता है योग्यता पर डिपेंड करता है, योग्यता आधारित यानी फोर्थ, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी था उस समय भी, है ना, जिस दिन पेपर था उससे दिन पहले शायद ये वाला मैंने टॉपिक करवाया था आप लोगों को। तो 99 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, 2 3 1 4, ठीक है, थर्ड सही बच्चा लगा रखा है बेटा, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विश्व स्वदेशी जन परिषद किस वर्ष में बना था? फिर क्वेश्चन नंबर 100, थोड़ा सा प्रश्नों की व्याख्या हो रही है इसलिए, लेकिन आप लोग बोलते नहीं हो। इस प्रश्न की बात करता हूं, विश्व स्वदेशी जन परिषद किस वर्ष में बना था? तो इस प्रश्न का जवाब होगा, क्या जवाब होना चाहिए भाई? बोल सकते हो आप लोग, क्या इसका जवाब हो सकता है? 1975, ठीक। वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ, अगर हम बात करेंगे इंडिजिनियस पीपल, औपचारिक रूप से इसे 1975 में स्थापित किया गया था। पहला संस्थापक सम्मेलन ये कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित पोर्ट अल्बर्नी में हुआ था, पोर्ट अल्बर्नी में हुआ था ये, ठीक है। और प्रथम अध्यक्ष थे जॉर्ज मैनुअल इसके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। अब यहाँ तक अगर मैं बात करता हूँ, आज के पेपर में हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और कल के 20 में, लगभग कल वाले में 3 से 4 प्रश्न देखने को मिले थे, आज एक भी प्रश्न नहीं मिला है। और कल आपका ये पेपर समाप्त करूँगा और कल ही आपका मैं कट ऑफ एक बार बताऊँगा कि क्या हो सकता है। तो अभी तक जो आज के पेपर में हमने लोगों ने सॉल्व किया है इसमें मिस्टेक नहीं है, ना ही ऑप्शंस में ना ही क्वेश्चंस में, ठीक है। जो दिया गया सारे के सारे सही चीज़ें हैं।